एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस फॉर चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस क्लास के अंदर हम सारे के सारे आपके एनसीईआरटी की एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज लेक्चर को देख लेना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लेना। इस चैप्टर की वीडियो पहले से ही चैनल के ऊपर डली हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, हमें सेपरेशन टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, कुछ 10-12 टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, उन्हीं में से ही कोई ना कोई टेक्निक यहाँ पे यूज होने वाली है। ठीक है, तो जितनी भी सेपरेशन टेक्निक्स थी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट थी, उन सब का आपको प्रिंसिपल जरूर आना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, अब पार्ट नंबर ए में क्या पूछा है, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। यानी कि हमने NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर का क्या ले लिया है, मिक्सचर, उसका क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया है। अब मुझे इस सॉल्यूशन में से सेपरेट आउट करना है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को। तो कैसे करेंगे हम, सिंपल मेथड है जो हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, इवेपोरेशन। बिल्कुल सही आपने याद किया, इवेपोरेशन। सिंपल इवेपोरेशन से हम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड NaCl। चलिए नेक्स्ट पार्ट, ए पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड को हमें सेपरेट करना है फ्रॉम द मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। हमें अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट आउट करना है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा बट है नहीं, क्योंकि हमने इसको क्लास में डिस्कस किया था। जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो एक सब्लिमेबल कंपाउंड है, यानी कि वो सब्लिमेशन अंडरगो करेगा। तो जबकि जो हमारा NaCl होता है उसके अंदर सब्लिमेशन नहीं होता है, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। अगर हम उसको हीट करना शुरू करेंगे दोनों के मिक्सचर को, तो अमोनियम क्लोराइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर सब्लिमेशन हो रहा है। यानी कि हम यहां पे सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय सब्लिमेशन। और कौन से कंपाउंड के अंदर सब्लिमेशन होती है अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ, और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो हमने पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कौन कौन से और कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सब्लिमेशन होता है। चलिए सी पार्ट को हम देखेंगे, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार। अगर इंजन ऑयल के अंदर कुछ मेटल का पार्ट गिर जाता है, उसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे, सिंपल फिल्टरेशन कर देंगे। जो ऑयल है वो लिक्विड स्टेट में है और जो मेटल होगा वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फिल्टरेशन। सिंपल उसको क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। जब भी बात होती है पिगमेंट्स को सेपरेट करने की, कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं हम, क्रोमेटोग्राफी। एक ही मेथड हमने पढ़ा था फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड पिगमेंट्स, राइट। ठीक है, तो यहां पे लिखिए क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। चलिए ये भी हो गया है। नेक्स्ट है बटर फ्रॉम, इसको कर्ड करना, आपके एनसीईआरटी में कर्ड बोला गया है, बटर फ्रॉम कर्ड। इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ये तो हम घर में भी यूज करते हैं, आपकी मम्मी ने भी काफी बार ये वाला मेथड यूज किया होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लास में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था, इसका डायग्राम भी मैंने आपको बताया था, प्रोसेस भी बताई थी। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसका प्रिंसिपल डिपेंड करता है डेंसिटीज के ऊपर। दोनों कंपोनेंट की डेंसिटीज को हम देखते हैं, किसकी डेंसिटी ज्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है। उस डेंसिटी के बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे ऑयल फ्रॉम वाटर। वाटर एंड ऑयल आपस में क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, आपस में ये मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए इमिसिबल लिक्विड्स के लिए हमने एक टेक्निक पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है ये सेपरेटिंग फनल के नाम से। इसका जो डायग्राम है ना काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में जाने से पहले। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, थ्रू सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट देखिए, टी लीव्स फ्रॉम टी। टी लीव्स, चाय पत्ती को चाय से कैसे सेपरेट करते हुए, तो रोज ही करते हो। ठीक है, तो सिंपल फिल्टर कर लेते हैं हम छलनी से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल फिल्टरेशन। नेक्स्ट है आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। एक चाइना डिश के अंदर हम सैंड और आयरन पिंस का अगर मिक्सचर ले लेते हैं तो उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हमको पता है जो आयरन पिंस हैं वो मैग्नेट की तरफ क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। तो जैसे ही हम उसके पास, उस मिक्सचर के पास मैग्नेट को लेके आएंगे तो सारी की सारी जो पिंस है उस सैंड के अंदर, वो सारी की सारी किसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगी, किसके ऊपर जाके चिपक जाएंगी, मैग्नेट के ऊपर। यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क।
व्हीट ग्रेन्स को हस्क से कैसे रिमूव करेंगे? इस केस में हम यूज करते हैं विंड का, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? विनोइंग। क्या बोलते हैं? विनोविंग। ध्यान रखना है आपको, ये विंड को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द वाटर। फाइन मड पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट करेंगे, यानी कि वाटर को हमें अगर क्लीन करना है तो फाइन मड पार्टिकल्स को कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए हम एक टेक्निक को यूज करते हैं जिसका नाम है लोडिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? लोडिंग। तो आई होप आपको सारी की सारी सेपरेशन टेक्निक्स समझ में आ गई होंगी, किसमें हम कौन सी वाली यूज करने वाले हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, यानी कि अब हमें एनसीईआरटी कह रही है कि जाके चाय बनाओ, ठीक है। चाय बनानी तो सबको आती है, नहीं आती तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। फिर आज सीखने के बाद चाय ना अपने मम्मी और पापा को बना के पिलाना शाम को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चाय बनाने का प्रोसेस सीखेंगे। बट एनसीईआरटी ने एक कंडीशन आपको दी है। एनसीईआरटी ने बोला है कि चाय तो बनाना सिखाएंगे आपको, बट उसके अंदर आपको यूज कौन कौन सी टर्म्स करनी है? सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजोल्व, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट, रेजिड्यू, इन सारी टर्म्स को यूज करते हुए मुझे प्रोसेस बताओ कि किस तरीके से चाय को हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चाय को? सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक केटल लेंगे जिसके अंदर हम पानी डालेंगे। उस पानी को, उस वाटर को हम बॉईल करना स्टार्ट करेंगे। अब उसके अंदर हम क्या डालेंगे? शुगर ऐड करेंगे। शुगर क्या है? एक शुगर इज सोल्यूट। शुगर क्या है? सोल्यूट है। और जो वाटर हमने लिया जिसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हमने एक सोल्यूट लिया है और एक सॉल्वेंट लिया है। हमने शुगर को वाटर के अंदर क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया है। अब डिसॉल्व होने के बाद क्या बन गया है? आफ्टर डिसोल्यूशन एक हमें शुगर सॉल्यूशन मिला है, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन मिला है। अब ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसके अंदर हम क्या डालने वाले हैं? टी लीव्स ऐड करने वाले हैं। अब ये जो टी लीव्स है, चाय पत्ती है, वो तो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, यानी कि टी लीव्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, इन शुगर सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको फिर से बॉईल करेंगे, फिर मिल्क ऐड करेंगे। अब ये जो मिल्क है, मिल्क क्या हो जाएगा? सोल्यूबल। सोल्यूबल होगा मिल्क किसके अंदर? वाटर के अंदर। फिर हम उसको क्या करेंगे? फिर से बॉईल करना शुरू करेंगे। अब हमारी चाय बनके तैयार है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? उसको छानेंगे। चाय पत्ती को उसके ऊपर, छलनी के ऊपर छानने वाले हम, ठीक है। तो अब ये जो चाय पत्ती है ना, ये जो टी लीव्स हैं, ये जो इस सीव के ऊपर टी लीव्स आ गई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या है? कप है, ठीक है। इसके अंदर तो क्या आ गई? चाय आ गई है, जिसको हम क्या बोलेंगे? फिल्टरेट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो छलनी के ऊपर टी लीव्स रह गई हैं जिसको हमने छाना है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिड्यू, ठीक है। क्या कहेंगे? रेजिड्यू। एंड फिल्टरेट क्या हो जाएगा हमारा? चाय इज फिल्टरेट, ठीक है। चाय क्या है? फिल्टरेट है। तो आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ में आया होगा, चाय बनानी अब आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारे पॉइंट्स लिख के आने हैं। कप लेना है, वाटर लेना है। वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। शुगर क्या है? सोल्यूट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन मिल गया है, वाटर एंड शुगर का, ठीक है। अब जो शुगर है वो ढंग से सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, ठीक है। हमने टीस्पून, हाफ टी स्पून क्या लिया? टी लीव्स का, जो कि क्या है? इनसोल्यूबल है, ठीक है। फिर हमने मिल्क डाला जिसको हमने क्या करा? बॉईल करना शुरू करा। फिर फिल्टरेट क्या हो जाएगी हमारी? चाय इज फिल्टरेट। एंड जो टी लीव्स बची स्ट्रेनर के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिड्यू कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा बड़ा सा है, टेबल यहाँ पे बनाई गई है तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बट घबराने की बात नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है यहाँ पे। Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data at given below। ये जो टेबल है वो एक एक्सपेरिमेंट की टेबल बनाई गई है। प्रज्ञा नाम की एक गर्ल है, एक लड़की है, जिसने सॉल्युबिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है और उसने टोटल 4 सॉल्ट्स का सॉल्युबिलिटी यहाँ पे चेक करने की कोशिश की है। पहला है पोटेशियम नाइट्रेट, फिर है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ये 4 सॉल्ट्स प्रज्ञा ने लिए हैं, ठीक है। उसने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर क्या किया है? चेक किया है सॉल्युबिलिटी को। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट किसके अंदर डिसॉल्व किया है? अब हम सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं तो किसी के अंदर तो वो डिसॉल्व कर रही होगी। वो सॉल्वेंट कौन सा है? सॉल्वेंट है वाटर। पानी लिया है, कितना लिया है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वाटर लिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम्स के अंदर उसने डिसॉल्व करने की कोशिश की है,
ठीक है, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स है, उसने 100 ग्राम्स के अंदर मिक्स करने की कोशिश की है, उसको सोल्यूबलाइज करने की कोशिश की है। अब इस टेबल से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। देखो समझते हैं क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं हम इस टेबल से। प्रज्ञा ने ये जो टेम्परेचर लिया है ये केल्विन के अंदर है, ये सारे टेम्परेचर किसके अंदर है, केल्विन के अंदर है। प्रज्ञा ने क्या किया, प्रज्ञा ने 21 ग्राम्स क्या लिया है, पोटेशियम नाइट्रेट लिया, उसको 283 केल्विन के ऊपर 100 ग्राम्स वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, ठीक है, और वो डिसॉल्व हो गया, उसने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। देखो प्रज्ञा ने क्या किया, 36 ग्राम क्या लिया उसने, सोडियम क्लोराइड लिया, उसको 293 केल्विन पे 100 ग्राम्स वाटर के अंदर डिसॉल्व करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। आई होप आपको इस टेबल से हमें क्या समझ में आ रहा है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि टेबल क्या कहना चाह रही है, क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं वो हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा है आपके ए पार्ट में, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो टेबल को देखेंगे, देखो 313 केल्विन पे उसने पोटेशियम नाइट्रेट को 62 ग्राम लिया, 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट प्रज्ञा ने लिया एट 313 केल्विन, और उसको डिसॉल्व कितने में किया था, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। बट क्वेश्चन में हमको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सोडियम नाइट्रेट हमें चाहिए होगा, कितने ग्राम चाहिए होगा एट 313 केल्विन, हमें उसको डिसॉल्व करना है 50 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो सॉल्वेंट है हमारा उसको 50% से क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, डायरेक्टली 100 से 50 कर दिया, ठीक है। अब हमें पोटेशियम नाइट्रेट कितना चाहिए होगा ये हमसे पूछा गया है। अगर हमने सॉल्वेंट को हाफ कर दिया है, उसकी अमाउंट को अगर हमने हाफ कर दिया है, तो सेम अमाउंट तो डिसॉल्व हो नहीं सकता, ठीक है। 100 ग्राम में कितना हो रहा था, 100 ग्राम वाटर कितना ले पा रहा था सोल्ट को, 62 ग्राम्स, ठीक है। तो अगर हम उसको 50 ग्राम कर देंगे, 50 ग्राम वाटर हमने कर दिया, सॉल्वेंट को रिड्यूस कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा सोल्यूट है, जो सोल्ट है, वो भी आधा ही डिसॉल्व हो पाएगा, यानी कि 31 ग्राम हमारा सोडियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो पाएगा 50 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर। जस्ट हाफ कर दिया हमने, डिवाइड बाय 2 किया है सिंपल, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। प्रज्ञा ने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। देखिए पोटेशियम क्लोराइड का उसने एक सॉल्यूशन बनाया है, कौन से टेम्परेचर पे, टेम्परेचर देख लिए 353 केल्विन, 353 केल्विन पे उसने बनाया, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब पूछा क्या है, जब वो इस सॉल्यूशन को, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करना शुरू कर देगी, रूम टेम्परेचर पे रख देगी, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी। देखिए हीट करने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। अगर आप खुद भी ये चीज करके देख सकते हो, हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं ठंडे पानी के अंदर, और वहीं दूसरे केस में अगर हम उसी शुगर को डिसॉल्व करते हैं गर्म पानी के अंदर, तो शुगर किसके अंदर जल्दी डिसॉल्व होगी, गर्म पानी के अंदर, ठीक है। यानी कि हीटिंग से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हम हीट करते हैं पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्वेंट के, उनके बीच का स्पेस इंक्रीज होता है, वो थोड़ा सा एक्सपैंड होते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ब्रेक करती है हीट, जिसकी वजह से स्पेस क्रिएट होता है, उसके अंदर सोल्यूट आके बैठता है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे उसके सॉल्युबिलिटी के पीछे का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमने हीट करा, उसको कहाँ तक पहुंचाया, 353 केल्विन तक, तब तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया था, ठीक है। बट जैसे जैसे उसको फिर से कूलिंग स्टार्ट की तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, पार्टिकल्स फिर से पास आ गए तो इंटरपार्टिकल स्पेस डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो उसके बीच में सॉल्यूट बैठा था पार्टिकल्स के बीच में, वो बाहर निकलेगा, और क्या बन जाएंगे, उसके क्रिस्टल्स हमें मिलने वाले हैं थोड़ी देर बाद, जब उसको हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन पे हर एक सॉल्ट की हमें सॉल्युबिलिटी देखनी है और बताना है कि किसकी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी यहाँ पे है। तो चलिए टेबल एक बार फिर से ऑब्जर्व करेंगे। टेम्परेचर हमें गिवन है 293 केल्विन, 293 केल्विन ये रहा हमारा। 293 केल्विन पे हमने सभी के सभी सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी देखनी है। यहाँ पे 32 ग्राम्स,
यहाँ पे 36 ग्राम, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 37 ग्राम से हम डिजोल्व कर पा रहे हैं। तो अमोनियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा डिजोल्व हुआ है एट 293 केल्विन इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या डिजोल्व हो रहा है 37 ग्राम्स। ठीक है, सोल्ट का नाम क्या है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। अभी मैंने आपको बताया विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसका ले लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिविंग एग्जाम्पल। ये जो कुछ टर्म्स हैं जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कोलॉइड्स क्या है, सस्पेंशन क्या है, इन सब को हमें एक्सप्लेन करना है, इनकी डेफिनेशन बतानी है, बट विद एग्जाम्पल। केमिस्ट्री में कुछ भी समझा के आओ, कुछ भी डिफाइन करके आओ तो साथ में एग्जाम्पल जरूर देना, नहीं तो नंबर कटेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है ना, हम समझा रहे हैं तो साथ साथ हमें एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस पढ़ते हैं हम। ठीक है, चलो पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज़्यादा सोल्यूट अब डिजोल्व नहीं हो पा रहा है, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी ना अपने अंदर उस सोल्यूट को समाने की, वो खत्म हो चुकी है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है, और उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, लिखेंगे कैसे इसको, इन अ गिवन सॉल्वेंट व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर। ये जरूर मेंशन करके आना, एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। बट एक ऐसा टेम्परेचर भी आएगा ना, चाहे कितना मर्जी हीट कर लो उसके बाद भी डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। भाई पार्ट जो सॉल्वेंट है उसकी भी तो कोई कैपेबिलिटी है, उसके अंदर जो स्पेस है अगर वही खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएगा फिर सोल्यूट और। ठीक है, फिर वो डिजोल्व ही नहीं हो पाएगा। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो मिल्क होता है वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है, काफ़ी सारे मिनरल्स विटामिन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। ठीक है, तो कैसीन प्रोटीन प्रेजेंट है उसके अंदर। तो डिफरेंट टाइप के जब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं साइंस के टर्म में कि दिस इज नॉट प्योर, दिस इज इम्प्योर सब्सटेंस। फिर प्योर क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइंस, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी कंपाउंड्स है, वो हमारे क्या है, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कोलॉइड्स। कोलॉइड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, आपको पढ़ के जाना है। कोलॉइड वर्ड सुनते ही ना मेरे दिमाग में पता है किसका एग्जांपल आता है, मिल्क का। क्यों? क्योंकि मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखने में बिल्कुल ऐसे स्टेबल से लगते हैं, बट उसके जो पार्टिकल्स है वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं साइज में, जबकि सस्पेंशन से छोटे होते हैं, और वो इतने बिग इनफ होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। यानी कि मिल्क टिंडल इफेक्ट को शो करता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जरूर मेंशन करके आना है अगर आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में कुछ भी पूछते हैं तो। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे देखो कोलॉइड्स के अंदर, a colloid is a solution in which the size of solute particles are bigger than that of the true solution. true solution से बड़े होंगे और आपके सस्पेंशन से थोड़े से छोटे होंगे और लाइट को स्कैटर वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बट एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेकेड आई से हमें इसके जो पार्टिकल्स है वो विजिबल नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इसके कोलॉइड्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमें देखना है सस्पेंशन। सस्पेंशन तो भाई यानी कि पार्टिकल्स जिसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, सस्पेंशन बोल देंगे। ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके अंदर ना हमें डिफरेंट लेयर्स दिख जाती हैं कंपोनेंट की। ठीक है, जैसे सैंड को अगर हम वाटर के अंदर डालते हैं तो सैंड हमें अलग से दिखाई देगी दूर से उस बीकर के अंदर, और वाटर तो दिखाई दे ही रहा है। तो ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स काफी ज्यादा बिग होते हैं, इसी वजह से स्कैटरिंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल चॉक इन वाटर, ठीक है, पेंट्स वगैरह हो गए, ये सब क्या होते हैं, सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, आपसे पूछा है इनमें से कौन से जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और कौन से होमोजीनियस मिक्सचर हैं। तो फिल्टर्ड टी यानी कि हमने फिल्टर कर लिया है उसको, ठीक है, छलनी से छान लिया है, उसके अंदर चाय पत्ती अभी नहीं है, टी लीव्स नहीं है, तो वो कैसी होती है, होमोजीनियस दिखती है ना, हमें एक समान दिखती है पूरी। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ
होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है विनेगर। विनेगर यानी कि सिरका, जो आपकी चाउमीन के अंदर डलता है, आपके हाका नूडल्स के अंदर डलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। देखा है ना सबने, व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा कंपाउंड होता है, ठीक है। चलिए, सोइल क्या है? सोइल के अंदर तो काफी सारे पत्थर भी होते हैं, दिस इज हेटेरोजेनियस, इसके अलग अलग लेयर हमें देखने को मिलती हैं। एयर क्या है? एयर इज ऑल्सो अ होमोजेनियस मिक्सचर। एयर भी क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, इसके अलग अलग पार्टिकल्स हमें दिखाई थोड़े ना देखते हैं, होमोजेनियस ही लगती है, एक समान ही दिखती है। वुड क्या है? वुड इज हेटेरोजेनियस, ठीक है। सोडा वाटर, सोडा वाटर के अंदर क्या आएगा? ऐसा वाटर जिसके अंदर क्या ऐड है? सोडा, कार्बोनेटेड वाटर जिसको हम कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर। ये भी क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, अलग अलग कोई पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते ना हमें इसके अंदर, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हो आप ये सब कुछ। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करने वाले हैं, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास, वही इसी चीज को लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते देखो, हाउ वुड यू कंफर्म दैट द कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। हमें किसी बीकर के अंदर एक कलरलेस लिक्विड दे दिया और हमसे पूछा है क्या ये प्योर वाटर है या ये क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें ये पता है कि जो प्योर वाटर होता है, जो प्योर H2O है, उसका एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? एक फिक्स्ड BP, एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको बॉईल करके देखेंगे। अगर वो प्योर वाटर होगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो इम्प्योर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ सोल्यूट मिला हुआ है या कुछ इम्प्योरिटीज हैं, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल नहीं करेगा। तो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट हमें हेल्प करेगा पता लगाने के लिए, ठीक है। चलो, तो क्या लिख सकते हैं, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन कलरलेस लिक्विड, इफ द लिक्विड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट इज प्योर वाटर। तब वो क्या होगा? एक प्योर वाटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। इनमें से हमें बताना है कि कौन से जो सब्सटेंसेस है वो प्योर हैं और कौन से सब्सटेंसेस इम्प्योर हैं। इसका आंसर ना आप बताओगे मुझे, ठीक है। साथ साथ वीडियो को पॉज करके पहले सारे सॉल्यूशन लिख लो, फिर चेक करना, ठीक है। आइस क्या है? आइस इज प्योर और इम्प्योर। प्योर कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? जिसके अंदर एक टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्योर। आइस है किससे बनी है? वाटर से। वाटर के अंदर तो एक ही टाइप के सारे H2O के मॉलिक्यूल्स ही होने वाले हैं, यानी कि आइस इज प्योर। आइस क्या है? प्योर होगा। ओके, आयरन कैसा होगा? आयरन इज अ एलिमेंट, सिर्फ Fe एटम्स ही होने वाले हैं इसके अंदर सारे, ये भी क्या है? प्योर होगा। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो प्योर, ये एक कंपाउंड है, दिस इज प्योर। ब्रिक इज नॉट प्योर। एयर इज नॉट प्योर। एयर के अंदर तो बहुत सारे टाइप के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये तो एयर तो प्योर नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्क। मिल्क का तो हमने 10 बार पढ़ लिया, चैप्टर की स्टार्टिंग हमने इससे की थी जब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर, ठीक है। तो मिल्क इज इम्प्योर, ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl इज प्योर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ HCl के ही सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट है मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hd, ठीक है। ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट है, प्योर है, ठीक है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड दोनों ही हमारे क्या होंगे? प्योर होंगे, जबकि वुड जो है वो प्योर सब्सटेंस हमारा नहीं होगा। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम जंप करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने कर लिया है, इसका सॉल्यूशन देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। ये मिक्सचर्स कुछ हमें गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा, किसको हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है? सॉल्वेंट। यानी कि जिसके अंदर भी, इन सब्सटेंसेस में जिसके अंदर भी हमें एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा, हम उसको क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन कह सकते हैं। सॉइल क्या एक सॉल्यूशन है? नहीं मैम, कैसी बात कर रहे हो? एयर इज अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है? सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या होता है? सोडा वाटर इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। सोडा वाटर में क्या करते हैं? लिक्विड के अंदर गैस को ऐड किया जाता है एज अ सोल्यूट, ठीक है। सी वाटर, सी वाटर क्या होता है? सी वाटर के अंदर सोल्ट होता है, किसके अंदर? H2O, वाटर के अंदर, तो दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। कोल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो नोट डाउन कर सकते हो आप इसको, यहां से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? कोलॉइड्स शो करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मिल्क, टिक कर दो फटाफट। और दूसरा, स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं ना स्टार्च के, वो काफी बिगर इनफ होते हैं टू स्कैटर लाइट। तो बी एंड डी दोनों ही करेक्ट आंसर्स हमारे हो जाएंगे, स्टार्च सॉल्यूशन एंड मिल्क। सोल्ट सॉल्यूशन तो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ये तो नहीं शो करेगा, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू सॉल्यूशन, तो ये भी टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इनमें से कौन से कंपाउंड जो है वो कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन से मिक्सचर्स हम कह सकते हैं। सोडियम, सोडियम क्या होता है, सोडियम इज अ एलिमेंट, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, क्या है, मिक्सचर है। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ कंपाउंड, C4 कंपाउंड। सिलिकॉन क्या है, एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है Si, जो कि ओके 14th ग्रुप में आता है। पीरियोडिक टेबल अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लासेस में। नेक्स्ट है एयर, एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। मीथेन, मीथेन इज CH4 जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी क्या है, एक कंपाउंड है। ब्लड क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। सॉइल क्या है, मिक्सचर है। सिल्वर क्या है, सिल्वर क्या होता है, एक एलिमेंट है। टिन क्या है, एक एलिमेंट है। कोल इज ऑल्सो अ मिक्सचर। सोप क्या है, एक कंपाउंड है, इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे सोप के बारे में। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन आपकी क्लास 10th के अंदर पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लैब के अंदर सोप को बनाने वाले हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ कंपाउंड। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नोट डाउन कर लेना इसको, यहां से नोट डाउन कर लो। E फॉर एलिमेंट, C फॉर कंपाउंड, M फॉर मिक्सचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। भाई केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, ये तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ लेते हैं, तो बहुत आसानी से कर लोगे। ए पार्ट में देखो क्या पूछा हुआ है, ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, और भी फर्दर फूड प्रिपरेशन तो होता है ना, फूड बनेगा तभी तो ग्रोथ होगी, ठीक है। तो दिस इज अ केमिकल चेंज, केमिकल, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज, छोटे क्लासेस में पढ़ा है तो हमने, है ना, 8th में भी पढ़ा था। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, दिस इज फिजिकल चेंज, ठीक है। सिंपली हमने क्या कर दिया, सैंड और आयरन फिलिंग को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो उसको हम तो सेपरेट भी कर सकते हैं बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, तो ये क्या हो गया, एक फिजिकल टेक्निक है। कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि डाइजेशन के लिए बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स चाहिए होते हैं, ठीक है, तो वहां पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि ये तो एक फिजिकल चेंज है, इसको डायरेक्टली हम हीट करके फिर से वाटर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑल्सो अ वेरी नाइस केमिकल चेंज, क्लियर। तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं, एंड मुझे लगता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। लेक्चर जरूर देख लेना, एनसीईआरटी को जरूर रीड किया करो। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी येलो बॉक्सेस दिए रहते हैं उन सबको आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।